हम सभी जानते हैं कि मेंडल मटर के पौधों पर कार्य कर रहे थे और वे विभिन्न प्रकार के मटर के पौधों को संकरण करके अपने अवलोकन कर रहे थे। उनके प्रयोगों में से एक प्रयोग एक बैंगनी फूल वाले पौधे को एक सफेद फूल वाले पौधे के साथ संकरण करना था, जिसमें बैंगनी रंग सफेद रंग के दृश्य प्ररूप पर प्रभावी था। उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में अप्रभावी दृश्य प्ररूप यानी सफेद दृश्य प्ररूप बिल्कुल भी व्यक्त नहीं हुआ। सभी संतति विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस थी, लेकिन उन्होंने बैंगनी रंग व्यक्त किया, जिससे मेंडल ने यह परिकल्पना की कि बैंगनी रंग इस सफेद रंग पर प्रभावी यानी कि डोमिनेंट है। अब यदि मेंडल ने श्वान पुष्प यानी कि स्नैपड्रैगन जैसे किसी फूल पर काम किया होता, तो शायद उन्हें ये परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि श्वान पुष्प, गुलाब, गुलनार और कुछ हद तक हम मनुष्यों में भी हम पूरी तरह से मेंडल के वंशागति के नियमों और उनके प्रभावता नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे लक्षण जो मेंडल के आनुवंशिक नियमों के अनुसार व्यक्त नहीं होते, उन्हें गैर मेंडलीय लक्षण यानी कि नॉन मेंडेलियन ट्रेट्स कहा जाता है। बिल्कुल सरल, है ना? तो मेंडेलियन लक्षण और गैर मेंडेलियन लक्षण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब गैर मेंडेलियन आनुवंशिकता को इन घटनाओं के माध्यम से समझाया जा सकता है जिन्हें अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस कहा जाता है। और जो हम यहाँ श्वान पुष्प के साथ देख रहे हैं, वो अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण है। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है? आइए पहले इसे समझते हैं। जब मेंडल ने प्रभाविता और आनुवंशिकता पर अपने अध्ययन प्रकाश किए, तो कई अन्य वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया। वे मेंडल के परिणामों को दोहराने और उनके कार्य में नए पहलू जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं में से एक वैज्ञानिक एक फूल पर काम कर रहे थे जिसे श्वान पुष्प कहा जाता है और जो एंटीराइनम प्रजाति से संबंधित है। जब वो इस फूल पर प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने एक लाल श्वान पुष्प को एक सफेद श्वान पुष्प के साथ संकरण किया, यानी लाल फूल को सफेद फूल के साथ मिलाया। अब हमें याद रखना होगा कि लाल रंग सफेद फूल के रंग पर प्रभावी होता है। तो यदि ये पौधा मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों और प्रभाविता नियम का सही ढंग से पालन करता, तो यदि कोई वैज्ञानिक समयुग्मजी प्रभावी यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट लाल फूल वाले पौधे को समयुग्मजी अप्रभावी यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव सफेद रंग के पौधे के साथ संकरण करता, तो हम F1 पीढ़ी में सभी संतति को विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस होने की अपेक्षा रखते, लेकिन उनका दृश्य प्ररूप लाल होना चाहिए था। इन सभी फूलों में लाल रंग ही दिखना चाहिए था। तो संतति की 100% जनसंख्या में लाल फूल होने चाहिए थे। लेकिन जो वैज्ञानिकों ने वास्तव में देखा, वो इससे बहुत अलग था। जब वैज्ञानिक श्वान पुष्प के साथ अपने प्रयोग कर रहे थे, तो लाल फूल के बजाय F1 पीढ़ी ने एक पूरी तरह से अलग तीसरा दृश्य प्ररूप दिखाया, गुलाबी फूल। तो ये गुलाबी रंग कहाँ से आया? माँ जनक का पौधा लाल था और पिता जनक का पौधा सफेद था। तो ये गुलाबी रंग कैसे आया? वैज्ञानिक बहुत हैरान थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये गुलाबी रंग आया तो आया कहाँ से। फिर उनमें से एक वैज्ञानिक ने महसूस किया कि गुलाबी कैसे बनता है। गुलाबी रंग तो तब बनता है जब लाल और सफेद मिलते हैं। यही इस आनुवंशिकता घटना में हो रहा था। प्रभावी दृश्य प्ररूप 100% प्रभावी नहीं था। ये प्रभाविता अधूरी थी, यानी ये अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी। इसमें प्रभावी जीन पूरी तरह से अप्रभावी जीन को दबा नहीं रहा था, बल्कि ये आंशिक रूप से प्रभावी था, जिससे गुलाबी रंग बना। इसलिए इस आनुवंशिक घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। तो दृश्य प्ररूप कैसे व्यक्त होते हैं? आपके पास जीन होते हैं, आपके पास युग्म विकल्पी यानी कि एलील्स होते हैं, और ये युग्म विकल्पी विशिष्ट प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, और इस मामले में ये प्रोटीन फूल के रंग द्रव्य के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन यहाँ पर जो रंग द्रव्य उत्पन्न हो रहा था, वो पूरी तरह से लाल नहीं था।
इस प्रकार एक मध्यवर्ती दृश्य प्ररूप उत्पन्न हुआ जिसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों दृश्य प्ररूप का मिश्रण था। यही अपूर्ण प्रभाविता में देखा जाता है। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है? अपूर्ण प्रभाविता में प्रभावी दृश्य प्ररूप 100% अप्रभावी दृश्य प्ररूप पर हावी नहीं होता। जब कोई समयुग्मजी प्रभावी जीव को समयुग्मजी अप्रभावी जीव के साथ संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक मध्यवर्ती दृश्य प्ररूप व्यक्त होता है। अब यदि F2 पीढ़ी में इन दो संततियों को संकरण किया जाए तो हम क्या देखेंगे? ये पुनेट वर्ग है जो दो विषम युग्मजी गुलाबी फूलों के संकरण को दर्शाता है। तो यहाँ के जीनी प्ररूप कुछ इस प्रकार होंगे। पहला, एक समयुग्मजी प्रभावी, दूसरा दो विषम युग्मजी और तीसरा एक समयुग्मजी अप्रभावी। अब यदि हम मेंडल के आनुवंशिक नियमों का अनुसरण करें तो ये लाल होना चाहिए, ये भी लाल होना चाहिए और ये सफेद होना चाहिए। लेकिन अब तक हमने देख लिया कि ये मेंडल के आनुवंशिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो F2 पीढ़ी में दृश्य प्ररूप कैसे होंगे? समयुग्मजी प्रभावी, लाल फूल क्योंकि इसमें दो कैपिटल R युग्म विकल्पी है जिससे पूर्ण रंग द्रव्य उत्पन्न होता है। फिर विषम युग्मजी तो गुलाबी फूल क्योंकि इसमें एक प्रभावी R और एक अप्रभावी स्मॉल r युग्म विकल्पी है और प्रभावी युग्म विकल्पी पूरी तरह से हावी नहीं है। फिर समयुग्मजी अप्रभावी सफेद फूल क्योंकि इसमें कोई कैपिटल R युग्म विकल्पी नहीं है जिससे कोई लाल रंग द्रव्य नहीं बनता। अब यदि हम संतति के अनुपात को देखें तो ये 1:2:1 होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मेंडल के आनुवंशिक नियमों को पूरी तरह से नकारा नहीं गया है क्योंकि 1:2:1 जीनी प्ररूप अनुपात वही है जो मेंडल के नियमों के अनुसार F2 पीढ़ी में पाया जाता है। लेकिन जहां मेंडल के अनुसार दृश्य प्ररूप अनुपात 3:1 होना चाहिए था, वहां अपूर्ण प्रभाविता के कारण दृश्य प्ररूप अनुपात भी 1:2:1 ही मिलता है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? ये आनुवंशिक स्वरूप पूरी तरह से मेंडल के नियमों का पालन नहीं करता, लेकिन ये उन्हें गलत भी साबित नहीं करता। कई लक्षण मेंडेलियन स्वरूप के अनुसार विरासत में मिलते हैं, लेकिन कुछ लक्षण जैसे अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के सिद्धांत से अलग व्यवहार करते हैं। ये इस बात का परिणाम है कि आनुवंशिकता में मेंडल के नियम एक आधार हैं, लेकिन वो हर लक्षण के लिए लागू नहीं होते। अब देखते हैं सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। तो सह प्रभाविता को समझने के लिए मान लेते हैं कि किसी जीन के दो युग्म विकल्पी हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। मान लें कि कैपिटल ए प्रभावी है और स्मॉल ए अप्रभावी है। यदि हम दो विषम युग्मजी जीवों को संकरण करें तो F1 पीढ़ी में हमें यही जीनी प्ररूप मिलेंगे। एक समयुग्मजी प्रभावी कैपिटल ए, दो विषम युग्मजी कैपिटल ए स्मॉल ए, एक समयुग्मजी अप्रभावी स्मॉल ए। अब यदि ये सामान्य अप्रभाविता होती तो प्रभावी युग्म विकल्पी हमेशा ही व्यक्त होता और अप्रभावी युग्म विकल्पी दब जाता। लेकिन सह प्रभाविता में ऐसा नहीं होता। सह प्रभाविता में कोई भी युग्म विकल्पी पूरी तरह से प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता। दोनों युग्म विकल्पी मिलकर कार्य करते हैं और दोनों दृश्य प्ररूप व्यक्त करते हैं। विषम युग्मजी अवस्था में भी दोनों लक्षण स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। सह प्रभाविता का सबसे अच्छा उदाहरण है रक्त समूह। तो हमारा रक्त समूह हमारे माता पिता से विरासत में मिलता है। हम जानते हैं कि मानव रक्त समूह के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं, ए, बी, AB और O। यहाँ हम RH फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं जो अलग से माता पिता से विरासत में मिलता है। AB रक्त समूह सह प्रभाविता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि कैपिटल A युग्म विकल्पी और कैपिटल B युग्म विकल्पी दोनों मौजूद हैं तो दोनों का प्रभाव बराबर पड़ता है। परिणाम स्वरूप कैपिटल A और कैपिटल B दोनों प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न होते हैं जिससे व्यक्ति का रक्त समूह AB बनता है। ये इस बात का परिणाम है कि सह प्रभाविता में दोनों युग्म विकल्पी समान रूप से व्यक्त होते हैं। रक्त समूहों की अभिव्यक्ति इन 4 पैटर्न में एक एलील जीन द्वारा नियंत्रित होती है जिसमें 3 युग्म विकल्पी होते हैं। यदि जीन को I मान लिया जाए तो इसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं, IA, IB और छोटा I।
आई ए और आई बी प्रभावी होते हैं, छोटा आई अप्रभावी होता है। प्रभावी दृश्य प्ररूप व्यक्त करने के लिए सिर्फ एक आई ए या आई बी युग्म विकल्पी ही पर्याप्त होता है। याद रखें कि मनुष्य द्विगुणित जीव होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक समय में केवल दो युग्म विकल्पी हो सकते हैं। हालांकि तीन युग्म विकल्पी मौजूद होते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति में दो ही युग्म विकल्पी हो सकते हैं। तो ए रक्त समूह में संभावित जीनी प्रारूप होगा आई ए जो कि है समयुग्मजी प्रभावी। आई ए आई यानी कि विषम युग्मजी भी हो सकता है। बी रक्त समूह में आई बी जो कि समयुग्मजी प्रभावी है। आई बी और स्मॉल आई तो विषम युग्मजी भी हो सकता है। और ओ रक्त समूह में स्मॉल आई यानी कि समयुग्मजी अप्रभावी। ये सभी विभिन्न रक्त समूह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण होते हैं। आई ए युग्म विकल्पी की उपस्थिति में ग्लाइकोप्रोटीन ए व्यक्त होता है। आई बी युग्म विकल्पी की उपस्थिति में ग्लाइकोप्रोटीन बी व्यक्त होता है। ओ रक्त समूह में कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन व्यक्त नहीं होता। तो अब हम सह प्रभाविता का क्या उदाहरण ले सकते हैं? याद रखें कि सह प्रभाविता विषम युग्मजी दृश्य प्ररूप में व्यक्त होती है। हालांकि इस सूची में ए और बी रक्त समूह के विषम युग्मजी आई ए स्मॉल आई और आई बी स्मॉल आई दृश्य प्ररूप भी हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही प्रभावी युग्म विकल्पी व्यक्त होता है। सह प्रभाविता का सही उदाहरण ए बी रक्त समूह है। जब किसी व्यक्ति का जीनी प्ररूप आई ए आई बी होता है, तो दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी बराबर मात्रा में व्यक्त होते हैं। आई ए और आई बी दोनों समान रूप से प्रभावी होते हैं, इसलिए लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन ए और ग्लाइकोप्रोटीन बी दोनों व्यक्त होते हैं। ए बी रक्त समूह में दो दृश्य प्ररूप एक साथ व्यक्त होते हैं, जो इसे सह प्रभाविता का उत्कृष्ट उदाहरण बनाता है। सामान्यतः मेंडल के नियमों के अनुसार विषम युग्मजी स्थिति में केवल एक प्रभावी दृश्य प्ररूप व्यक्त होता है, लेकिन ए बी रक्त समूह में दोनों दृश्य प्ररूप एक साथ व्यक्त होते हैं, जिससे ये मेंडल के आनुवंशिक नियमों से एक विचलन बन जाता है। सह प्रभाविता का एक और उदाहरण है पशुओं का कोट रंग। मान लीजिए कि भूरी गाय समयुग्मजी प्रभावी है, मतलब कैपिटल बी, और सफेद गाय समयुग्मजी अप्रभावी है, यानी कि स्मॉल बी। अब यदि इन दोनों का संकरण किया जाए तो F1 संतति में जीनी प्ररूप विषम युग्मजी होगा, लेकिन इन संततियों का कोट रंग कैसा होगा? ना ये पूरी तरह से भूरा होगा, ना पूरी तरह से सफेद। दोनों दृश्य प्ररूप एक साथ व्यक्त होंगे, यानी भूरे और सफेद रंग के धब्बों वाला कोट बनेगा। इस प्रकार के कोट रंग को रोन कहा जाता है। तो रोन पैटर्न भी सह प्रभाविता का एक उदाहरण है। इसमें दोनों रंग बिना मिश्रण के स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। ए बी रक्त समूह सह प्रभाविता का उदाहरण है, क्योंकि दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी आई ए और आई बी व्यक्त होते हैं। रोन कोट रंग भी सह प्रभाविता का उदाहरण है, क्योंकि भूरा और सफेद रंग दोनों एक साथ व्यक्त होते हैं। सह प्रभाविता में दोनों युग्म विकल्पी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है, जबकि अपूर्ण प्रभाविता में मध्यवर्ती दृश्य प्ररूप व्यक्त होता है। अब हमने देखा कि सह प्रभाविता में दोनों युग्म विकल्पी कैसे एक साथ व्यक्त होते हैं, चाहे वो रक्त समूह में हो या पशुओं के कोट रंग में।